अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मज़ामती बयानिया बज़ाहिर हुकूमत के मुकाबले में एक मजबूत सियासी मौक़िफ़ के तौर पर पेश करने की कोशिश है, लेकिन अमली तौर पर यही बयानिया सूबे के लिए नए तनाज़ात, आइनी सवालात और इंतज़ामी मुश्किलात को जन्म दे रहा है। मौजूदा सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी, अस्करी और हुकूमती हलकों की जानिब से जिस नौयत की तनकीद का सामना है, वो महज बयानात तक महदूद नहीं, बल्कि इसके असरात बराह रास्त सूबे के नज़्म नस्क, अमन अमान और आइनी इस्तेहकाम पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम ये सामने आ रहा है कि वज़ीर आला KP के वो दाखिली जो सूबे के दाखिली मसाइल हैं, इंटरनल इशूज़ हैं, उनमें बदअमनी है, तरक्याती मनसूबों की सुस्त रवी है और गवर्नेंस के बहरान जैसे उमूर शामिल हैं। इन तमाम मामलात पर तवज्जो देने की बजाय इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट और मज़ाहमती सियासत को तरजीह दे रहे हैं। नाक़िदीन के मुताबिक सूबे में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को दरपेश वसाइल की कमी और अवाम के रोज़मर्रा मसाइल ये तकाजा करते हैं कि हुकूमत इंतज़ामी सतह पर मजबूत इक़दाम करे, लेकिन इसके बरक्स सियासी महाजराई को तरजीह दी गई। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन या जारी ऑपरेशन की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। गुज़श्ता रोज़ उनका ये मुतालबा सामने आया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के सबूत पेश किए जाएँ। उनके इस बयान को रियासती बयानिए को चैलेंज करने के मुतरादिफ भी समझा गया और यही वजह थी कि हुकूमत और उसकी इत्तहादी जमातों की जानिब से इस बयान का भरपूर जवाब दिया गया। और आज गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल सामने आया और फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि KP की हुकूमत TTP का बयानिया छोड़कर रियासत का साथ दे, सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो मैं ये अपने सूबाई हुकूमत को कहूंगा कि वो बाकी चीजों को छोड़ें, अफगानिस्तान का केस लड़ने के बजाय पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का केस लड़ें। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, TTP को स्पेस दें। क्यों TTP को स्पेस दें? जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, आप कहते हैं उनके साथ डायलॉग्स करें। आप आके कहते हैं जी हमें अफगानिस्तान के खिलाफ शवाहिद दें। अफगानिस्तान के खिलाफ आपको क्या शवाहिद दें? आप आकर अपने IG साहब के साथ, अपनी टीम के साथ बैठे उनसे पूछेंगे और आपको बताएं कि जी हमारे पास क्या क्या शवाहिद मौजूद हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। अब हुकूमती और सिक्योरिटी हलकों में यह तासुर तकवीयत पकड़ रहा है कि एक सूबाई हुकूमत दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर हसास सिक्योरिटी मामलात को सियासी रंग दे रही है। और अब इस तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी की जानिब से कोर कमांडर पेशावर को इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए लिखा गया खत सामने आया। बज़ाहिर ये खत अमन अमान की सूरत हाल पर आगाही हासिल करने की एक कोशिश के तौर पर पेश किया गया, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए ने इसे गैर आइनी, गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा करार दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने यह वाज़ेह किया कि सूबाई असम्बली या सूबाई हुकूमत को यह इख्तियार हासिल नहीं कि वो फौजी क़यादत, खुसूसन कोर कमांडर या GHQ से बराह रास्त इन कैमरा या इदारा जाती ब्रीफिंग तलब करे। अब आइनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो दिफाई, अस्करी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी पॉलिसी बुनियादी तौर पर वफाकी दायरे इख्तियार में आते हैं, गो के सूबाई हुकूमत अमन अमान के हवाले से बराह रास्त मुतासर होती हैं और रोज़मर्रा कोऑर्डिनेशन का अमल मौजूद रहता है। लेकिन सूबाई असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग जैसा इकदाम एक बाज़ाब्ता और हसास इदारा जाती अमल है, जिसके लिए वफाकी मंजूरी नागुज़ीर समझी जाती है। अब सियासी हलकों के मुताबिक ऐसे हसास मामलात में इस नौयत के बयानात और खतूत ना सिर्फ गैर मोहतात हैं, बल्कि रियासती इदारों के दरमियान जो बदएतमादी की फ़ज़ा है उसको भी फ़रोग़ देने का सबब बन रहे हैं। नाक़िदीन का कहना है कि इस तरह के बयानात एक मखसूस सियासी बयानिए को तक़वियत देने के लिए दिए जा रहे हैं, जिसका मकसद खुद को अमन पसंद और रियासती पॉलिसी से मुख्तलिफ दिखाना है। यहाँ असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हसास मामलात में मुदाखलत करके अपनी मुश्किलात खुद बढ़ा रही है? बज़ाहिर जवाब हाँ में नज़र आता है। एक तरफ सूबे पहले ही जो सूबा है वो सिक्योरिटी चैलेंजेस, माली बहरान और इंतज़ामी दबाव का शिकार है और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत के साथ महाजराई का तासुर सूबाई हुकूमत को मज़ीद तनहा कर सकता है। रियासती निज़ाम में ताकत के मराकज़ के साथ मुसलसल कशीदगी किसी भी सूबाई हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसी तनाजुर में गवर्नर राज के इम्कानात पर भी बहस शिद्दत इख्तियार कर रही है। आइन के तहत गवर्नर राज एक गैर मामूली इक़दाम है जिसे सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब सूबाई हुकूमत आइनी तौर पर नाकाम हो जाए या सूबे में गवर्नेंस का निज़ाम मफलूज हो जाए। ताहम सियासी मुबसरीन के मुताबिक अगर सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान महाजराई इसी शिद्दत से जारी रही और अगर सिक्योरिटी मामलात पर इख्तलाफात मजीद बढ़ते गए तो ये जवाज़ पैदा किया जा सकता है कि सूबे में आइनी मुदाखलत की ज़रूरत है। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इमदाद सुमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमदाद सुमरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमदाद सुमरो साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, चीफ मिनिस्टर KP के बयानात तक नहीं बल्कि ख़तो किताबत से ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन अगर करना है तो फिर सबूत रखे जाएँ, कुछ सब्सटेंशियल एविडेंसेस रखे जाएं। क्या आग से खेल रहे हैं चीफ मिनिस्टर KP के? जाहिर है ये तो हैरान कुन बात है। एक तो उनका पहले जो मौक़िफ़ था वो किसी हद तक उसको समझा जा सकता था कि वो ठीक कह रहे हैं कि कोई एक प्लान्ड ऑपरेशन हो जिसमें कोलेटरल डैमेजेस कम हो या लोग
जो है वो उनकी नकलो मकानी जो है वो मुसलसल होती रहती है, तो उसका कोई अपना तदारुक किया जाए, वो तो बात एक समझ आती थी। लेकिन ये कह देना कि जी पहले सबूत रखें कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं, दुनिया जहान की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिगार, उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं, अमेरिकन इदारों की रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ना सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान, बल्कि उन्होंने कहा कि जी कोई और जो पड़ोसी ममालिक हैं वो तो शिकायत नहीं करते। कौन सा मुल्क है जो शिकायत नहीं करता? चीन मुसलसल अफगानिस्तान से इस मामले पर राब्ते में रहा है। दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं, ईरान, वहां तक दहशतगर्दी जो इम्पोर्ट होती है अफगानिस्तान से। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का एक नैरेटिव है, जिससे फिर जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगता है, या DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या वफाकी वज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या इनके ऊपर जो इल्ज़ाम बाजी में लगता रहा है कि ये एक नेक्सस है, तहरीक इंसाफ जो है वो TTP का एक पॉलिटिकल विंग है। तो क्या ये वो साबित करना चाहते हैं कि उनके ऊपर इल्जाम लगने वाले इल्जाम ठीक हैं? मेरा ख्याल है वजीर आला हैं, वजीर आला के ओहदे पर बैठे शख्स को बहुत मोहतात होकर कम अज कम कौमी सलामती के मामले पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है वो दहशतगर्दी का शिकार रहा है, जिसमें हमारे बड़े बड़े लीडर्स शहीद हुए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, उसके अलावा हमारे कई फौजी बड़े बड़े अफसरान शहीद हुए हैं। बलोर ख़ानदान ने नुकसान उठाए हैं। पंजाब के एक वजीर थे, वजीर दाखिला थे खानजादा साहब, वो उनकी शहादत हुई है। तो कोई हमने कम नुकसानात नहीं उठाए। परेड लेन मास्क से लेके अपना एपीएस से लेके GHQ के अंदर हमले, उसके बाद ये हम लाहौर में बैठे हुए हैं, तो मून मार्केट लाहौर में क्या नहीं हुआ, दाता दरबार में किस तरह हमले नहीं हुए, कौन सा शहर है जो महफूज नहीं रहा दहशतगर्दी से। और उनके ताने बाने हमेशा अफगानिस्तान से मिले हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, नया फिनोमेना नहीं है कि सुहेल आफरीदी साहब उठकर इस तरह का सवाल करके ना सिर्फ वो जो लोग शहीद हुए हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, या वो फोर्सेस जो कुर्बानियां दे रही हैं, ना सिर्फ उनके जख्मों पर मरहम वो अपना वो कर रहे हैं, अपना नमकपाशी कर रहे हैं। अब इमदाद सुमर साहब, सुहेल आफरीदी साहब का ये स्टेटमेंट क्या किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए? जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट तो इससे खुश नहीं हो रही। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब को वजीर आला लगाया जब गया था, तो वो जो ट्वीट था इमरान खान साहब का, वो ये था कि अली अमीन गंडापुर नाकाम हो गए ऑपरेशन रुकवाने में। अदम ताउन की जो पॉलिसी इमरान खान की है उस पर वो मिनो अमल नहीं कर रहे अली अमीन गंडापुर, लिहाजा उन्होंने ये कहकर ऐलान किया था कि ये ऑपरेशन रुकवाएंगे और ये अफगानिस्तान के साथ मामला डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ डील करेंगे। ये उनका मकसद था जो ऐलानिया था। तो इसका मतलब है कि वो एक अलग से स्टेट के तौर पर वो बिहेव करेंगे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। तो वो जाहिर है वो सिर्फ खुशनुदी हासिल करना नहीं है, बल्कि उसमें एक जो हमेशा अपना कोशिशें की जाती रही है कि अफगानिस्तान को और तालिबान खास तौर पर उनकी हमदर्दियां हासिल करके खैबर पख्तूनख्वा में किसी और को स्पेस ना दी जाए। ये एक नेक्सस तो डेवलप्ड है। 2013 के इंतखाबात में जो अपना हमदर्दियां थी तालिबान की इनके साथ, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। और उसके बाद फिर जिस तरह वो दफातर खुलवाने की बातें करते रहे इमरान खान साहब माजी में तालिबान के, तो जाहिर खुशनुदी से बढ़कर बात है। ये एक तरह से ये एक सिक्के के दो रुख नजर आ रहे हैं ना, जो इनके ऊपर इल्जाम लगता रहा है, तो खुद साबित कर रहे हैं वाली बात करके। लेकिन इमदाद सुमर साहब ने DGISPR का प्रेशर देखा, जाहिर है वो भी कहते हैं कि उनको कोई किसी गो एड की जरूरत नहीं है। ये अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी तो ये होगा, हर सूरत होगा। इसमें सुहेल आफरीदी साहब चाह के भी रुकवा नहीं सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जाहिर है अब अगर करना है तो ये नविश्ता दीवार है। ये खुद हुकूमत ये कहती रही है कि गवर्नर राज लगा देंगे, गवर्नर राज के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। तो फिर देर किस बात की है? अगर वाकई DGISPR कहते होना है, इनिशिएट करें, हुकूमत कहती गवर्नर राज लगाएंगे, तो गीदड़ भपकियां हैं क्या हुकूमत की तरफ से भी? इस सब के बावजूद क्यों, क्या है जो रोक रहा है उनको? देखिए, मेरा ख्याल है जो हुकूमत की कई रियासत की कई मजबूरियां होती हैं, कई उनको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। ये जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, वो एक तो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना, बयानियां बना रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली वो रोक नहीं रहे, ये चीज भी ज़हन में रखिएगा। वो वहां पर फोर्सेस हैं, वहां पर जो अपना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, आए रोज हलाकतें होती हैं दहशतगर्दों की, वो भी हमले करते हैं, हमारी तरफ से शहादतें भी होती हैं। तो प्रैक्टिकली वो रोक नहीं रहे कि हुकूमत जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जी फौज वहां से चली जाए।
वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, इस सारे इशू को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकली तो ये है। दूसरी तरफ जब हुकूमत अगर गवर्नर राज लगाएगी तो जाहिर है एक वहां पर वो जो जिस तरह की हसासियत के साथ पाकिस्तान की वफाक की हसासियत जो है सलामती, उसके साथ वो खेलने की कोशिश करेंगे और वो कर भी चुके हुए हैं। बारहा कह चुके हुए हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत और रियासत अभी तक इनको इस हवाले से कि आपके पास अगर सूबे का मैंडेट है तो ठीक है, आप वहां पर हुकूमत करें, लेकिन जहां तक आइन की जिम्मेदारी है, आइनी जिम्मेदारी है कौमी सलामती की, वो वफाक के पास है, उसका डोमेन वफाक का है। और वफाक जहां मर्जी चाहे अगर कोई दहशतगर्दी, कोई इंसर्जेंसी है, वहां पर फौज के जरिए ऑपरेशन और एक्शन करवा सकती है। बलूचिस्तान में जारी है, तो खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी जारी थे। 2008 से पीपुल्स पार्टी की जो हुकूमत थी, 2013 में नून लीग जो बिल्कुल हुकूमत सर, अगर ये थी। नैरेटिव बिल्डिंग है सर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग, बयानिया बनाना है और बजाय ये मज़ाहमती बयानिया है, तो इस मज़ाहमती बयानिया का कोई फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होता हुआ नजर आ रहा है? मतलब वो जो कहते हैं ना, मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, तो अल्टीमेटली ये प्रेशर डाल के मफाहमत का रास्ता निकलता हुआ देख रहा है? नहीं, ये देखें, ये शॉर्ट टर्म तो फायदा हो सकता है। सियासत तो जाहिर अपना दूररस असरात के तहत देखी जाती है ना। ये आजकल में जी रहे हैं, ये खबरों में जीना चाहते हैं, ये लोगों को खुश करना चाहते हैं, वो लोग जो ये बात सुनना चाहते हैं। इसका लॉन्ग टर्म तो तहरीक इंसाफ को नुकसान हो, और बहुत खतरनाक नुकसान। तो ये कोई नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो उनको उनकी सियासत के लिए फायदामंद नहीं होगी। आज हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की अक्सरियत को ये चूरन बेचकर ये अपनी पॉपुलैरिटी जो है बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन लोग कब तक जो है वो एक ऐसी हुकूमत बर्दाश्त करेंगे जो हुकूमत सूबे के लिए कुछ नहीं कर रही, जो हुकूमत दहशत गर्दों के, जो दहशत गर्द जिनको अवाम से ज्यादा अजीज और प्यारे हों, एक वक्त तो आएगा, वो कल आ सकता है, परसों आ सकता है, 1 साल में आ सकता है, कुछ ज्यादा लंबा अरसा इसमें नहीं लगेगा लोगों को ये समझने में कि तहरीक इंसाफ वहां क्या कर रही है 2013 से आज तक। आलम यह है तारिक साहब के, अगर रेहान साहब के अगर पूछा जाता है शफी जान से कि आप कोई 3 मंसूबे बताएं, तो वो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल को अपने खाते में डालते हैं 2013 से अब तक। तो लोग बहरहाल इसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होगा, और ये नैरेटिव बिल्डिंग कल को उनके गले पड़ेगा। पॉलिटिकली बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, और जिसमें नजर आ रहा है कि ये उसमें हार जाएंगे, जुआ जीत नहीं सकते। फौरी तौर पर तो शायद भले भले अपनी करवा लें। तासुर तो ये इमदाद साहब की हुकूमत कुछ लचक का मुजाहरा तो कहीं कर रही, मेल मुलाकातों की बात हो बानी पीटीआई से, तो शायद उसका रास्ता अब खुलता हुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है। फिर ऑपोजिशन लीडर की जो नॉमिनेशन अनाउंसमेंट है वो कल होती हुई महसूस हो रही। बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल महमूद खान अचकजई को ऑपोजिशन लीडर बना दिया जाए। तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते आसान हो रहे हैं? और फिर कुछ खबरें भी हैं, अब उसको रूमर्स कहें कि आसाराइयाँ कहें, कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील या कोई डील वाला मामला बानी पीटीआई का होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो ऑन ग्राउंड काम कर रही है, वो तो चाहती है कि मामलात को सियासी अंदाज में हल किया जाए। जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हमारे कुछ अपने भी हैं जो हमें मुश्किलात और मुसीबतों में डाल रहे हैं, तो पीटीआई के अंदर एक हार्डलाइनर ग्रुप है जो नहीं चाहता कि किसी तरह कोई मामलात सुलहजुई की तरफ जाए। एक होती है मफाहमत, एक होती है डील। बात मफाहमत की हो रही है, डील की नहीं हो रही। मफाहमत की तरफ भी कोई लेकर जो दोस्त लेकर जाना चाहते हैं पीटीआई के, उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, उनके खिलाफ कोशिशें होती हैं, जिनका वो इजहार करते रहे हैं। तो हुकूमत ने, मेरा नहीं ख्याल कि कभी मुज़ाकरात से इनकार किया हो। मुस्लिम लीग नून है, पीपुल्स पार्टी है, उनका रवैया कभी उस नहज तक नहीं गया कि वो डेडलॉक उनकी वजह से हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार नहीं कई बार, बल्कि पिछले दिनों काबीना के इजलास के जरिए उन्होंने कहा कि आए मुज़ाकरात करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान वाले कहते हैं कि आए मिसाक़ जमहूरियत करते हैं। बल्कि कल की खबर थी कि पीटीआई का जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास था बैरिस्टर गौहर की सरबराही में, उसमें करारदाद पास की गई कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है बैठकर एक नया मिसाक करें, मिसाक जमहूरियत करें। तो ये लोग तो चाहते हैं, लेकिन जब अंदर से कोई पैगाम आता है, फिर वो बजरिया मोहतरमा हलीमा खान साहब आता है, फिर वो बजरिया कभी अली अमीन गंडापुर साहब आता था या किसी और की जबान से आता था, तो वो सारा किए किराए पर पानी फेर देते थे। तो उससे ज़ाहिर मुश्किलात इमरान खान साहब की बढ़ रही है। हुकूमत, मेरा ख्याल है, देखिए कोई भी हुकूमत जो है ना, वो सबसे ज्यादा इस हवाले से कमजोर होती है कि वो नहीं चाहते कि हालात खराब। तो लिहाजा हुकूमतों को जब भी मौका मिलता है तो वो जाती है मफाहमत की तरफ, वो जाती है सुलहजुई की तरफ। अब इधर से पीटीआई के अंदर कोई इनका नहीं है, कोई सिंथ नहीं है,
कोई लीडर नहीं है, कोई फोरम नहीं है जो फाइनल कोई फैसला कर एक सके तहरीक या तहफ़्फ़ुज़ आईन एंगेजमेंट। पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कहा गया कि इनके पास मैंडेट है, महमूद खान अचकज़ई या राजा नासिर अब्बास साहब के पास इनसे बात कर लें। फिर हमने एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनते हुए भी देखी है। तो आपको लगता है ये इनइफेक्टिव रहेंगे? देखिए उसके बाद फिर ट्वीट भी तो आ जाता है ना। उस ट्वीट से पहले जो ट्वीट था जिसके जिसके ऊपर डीजीआईएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो ज़हनी मरीज जिसमें कहा गया था, उससे पहले कहा गया था कि जी राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब के पास अख्तियार है कि वो तहरीक का फैसला करें या वो डायलॉग का फैसला करें। लेकिन उसके बाद फिर वो ट्वीट आ गया। तो ये सारे इश्यूज फिर बनते हैं ना कि लोगों को आगे करके फिर पीछे से वो कहते हैं ना छत पे चढ़ा के फिर सीढ़ी खींच देना। जब मई 2023 में आम इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के अहकामात के ऊपर आपको याद होगा कि मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि 13 मई तक असेंबलियां तोड़ दें वरना हम मुज़ाकरात से बाहर, तो बाहर चले गए मुज़ाकरात से। 6 मई को मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, अनाउंसमेंट बाकी थी, मुज़ाकरात से बाहर हो गए, 9 मई हो गया। तो ये लोगों को आगे करके पीछे इमरान खान साहब पीछे से कोई और फैसला कर लेते हैं, ये इनका पुराना तरीका है। इसलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद खान अचकज़ई साहब से बारहा पूछा भी जाता रहा है कि जी क्या जमानत है इमरान खान साहब की कि आप लोग जो फाइनल करेंगे उस पर वो कायम रहेंगे। तो वो कहते जी मैं करवा लूंगा उनसे दस्तखत, और उनको भी पता है कि वो दस्तखत जब करवाने जाएंगे तो फिर खान साहब दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये असल मसला है, कोई एक सिमत नहीं है, कोई एक लाइन नहीं है, कोई एक देरपा पॉलिसी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद सोबरो साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईरान में अवामी एहतजाज बतदरीज शिद्दत इख्तियार कर रहा है और यह एहतजाज महज दाखिली सियासी मुतालबात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके असरात अब इलाकाई और आलमी सियासत पर भी वाज़े तौर पर मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ ईरानी अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, करेंसी की गिरती हुई कदर और माशी दबाव के खिलाफ सड़कों पर है, तो दूसरी जानिब अमरीका इन मुजाहिरों के साथ यकजहती के इजहार को एक अखलाकी जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली पर गामज़न नजर आता है। अमरीकी पॉलिसी साजों के नज़दीक ये सूरत हाल ईरान को सियासी, माशी और सफारती सतह पर मजीद कमज़ोर करने का एक अहम मौका है। यही वजह है कि अमरीका की जानिब से यह बयानिया जोर पकड़ रहा है कि ईरान में जारी एहतजाज दरअसल अवामी बेचैनी का फितरी इजहार है और अमरीका इस अमल में मुजाहिरीन के साथ खड़ा है। ताहम नाकिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन के साथ हमदर्दी का पस मंज़र, उसमें असल मकसद ईरानी रियासती निज़ाम पर दबाव डालना और इसे इस हद तक कमज़ोर करना है कि वो खत्ते में अपनी मज़ामती पॉलिसियों पर नज़र सानी पर मजबूर हो जाए। ईरान पहले ही तवील अरसे से सख्त अमरीकी और मगरबी माशी पाबंदियों की जद में है, जिन्होंने उसकी तेल की बरामदात, बैंककारी निज़ाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को शदीद नुकसान पहुँचाया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की मईशत को मज़ीद दबाव में लाने के इक़दामात को इसी तसलसल की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। अब जैसा कि अमरीकी हुकूमत के नए ऐलान के मुताबिक ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद करने का फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और इसे हतमी करार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में वाज़ेह किया है कि जो ममालिक ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखेंगे उन्हें अमरीका के साथ तिजारत की सूरत में इजाफी टैरिफ अदा करना होगा। इस पॉलिसी का मकसद बज़ाहिर ये है कि ईरान को आलमी तिजारती निज़ाम में मज़ीद तनहा कर दिया जाए और इसके बाकी बचे हुए तमाम माशी रास्ते भी बंद कर दिए जाएँ। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक में सबसे नुमाया नाम जो है वो चीन का है, जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार समझा जाता है। इसके अलावा रूस ईरान के साथ तवानाई, दफ़ाई और सनती शोबों में ताउन रखता है। तुर्किया ईरान के साथ सरहदी तिजारत, गैस की दरामद और इलाकाई मंडियों के तनाजुर में अहम शराकतदार है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात बिलवास्ता या दोबारा बरामदात के ज़रिए ईरानी तिजारत में किरदार अदा करता रहा है। अब अमरीका की जानिब से इन तमाम ममालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकी दरअसल उन्हें यह पैगाम देने की कोशिश है कि ईरान के साथ ताल्लुकात की कीमत उन्हें अपनी मईशतों की सूरत में चुकाना पड़ेगी और अमरीका ईरान पर माशी पाबंदियां लगाकर कई मुमकिन मकासद हासिल करना चाहता है, जिनमें सबसे अहम मकसद ईरान की आमदनी के ज़राए को महदूद करना है ताकि वो अपने दिफाई प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और खत्ते में इत्तहादी गिरोहों की हिमायत जारी न रख सके। अमरीकी पॉलिसी के मुताबिक माशी दबाव के जरिए ईरान को इस बात पर मजबूर किया जा सकता है कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम, इलाकाई पॉलिसीज़ और मगरब मुखालिफ नैरेटिव पर नजर सानी करे। इसके अलावा अमरीका ये भी चाहता है कि ईरान के अंदर अवामी बेचैनी में इजाफा हो ताकि दाखिली दबाव हुकूमत को कमज़ोर करे और बिलाखिर सियासी तब्दीली या पॉलिसी में लचक पैदा हो। और नाकिदीन का कहना है कि ऐसी पाबंदियाँ अक्सर बराह रास्त अवाम को मुतासर करती हैं, जिसके नतीजे में अवामी मुश्किलात में इजाफा होता है। हामिद अल मशरकी साहब ने हमें जॉइंट रिलेशंस एक्सपर्ट है, इस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, देखिए टैरिफ इम्पोज करने की जो पॉलिसी है, जाहिर है वो एक बहुत बड़ा अलार्म बेल है उन कंट्रीज़ के लिए। उनको मुतनब्बे किया जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है कि खबरदार इस तरफ आए तो या इस तरह का इकदाम किया तो। और फिर माशी शहरक के ऊपर एक हमला भी है। रिजीम चेंज एक बहुत बड़ा टारगेट रहा है अमेरिका का या इजराइल का ईरान के अंदर, और अब भी लगता यह है कि वो यही सोच रहा है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। लेकिन अब एट दिस पॉइंट इन टाइम ये ममालिक जो ईरान के साथ ट्रिप पे हैं और फिर जाहिर है अमेरिका मुखालिफ भी हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेके, ये खामोश क्यों हैं? इनकी तरफ से बानी खेज खामोशी क्या कह रही है? बहुत शुक्रिया रेहान साहब। देखिए, बात यह है कि जब इसराइल ने ईरान पर पिछले साल पे हमला किया तो उस वक्त भी उनका यही ख्याल था, बल्कि यकीन था कि वो खामनाई की हुकूमत और सदर पेज़ेशकियान को इक़्तिदार से बेदखल करने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप को शहीद कर दिया, उन्होंने साइंसदानों को शहीद कर दिया। एक बार ऐसे लगा जैसे ईरान के अंदर क़यादत खत्म हो गई है, लेकिन ईरान उस सब से निकल कर दोबारा उसने जवाबी ना सिर्फ तल अवीव पर हमला भी किया, इसराइल का वो जो आयरन डोम है उसको शिकस्त दी और उसमें अपने मिसाइल घुसाए। उसके बाद हमने देखा कि ईरान अमेरिका ने इसको तबाह करने की कोशिश की, उसमें भी अमेरिका तो नाकाम हुआ। मजमूई तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका और इसराइल ये जानते हैं कि वो ईरान को उस अंदाज में नुकसान नहीं पहुंचा सके या उनकी रिजीम चेंज में कामयाब नहीं हुए। अब ये जो अवामी एहतजाज है, बिलाशुबा आपने ठीक कहा कि बिल्कुल महंगाई, बेरोजगारी, करेंसी की गिरती हुई कीमत और उसके बाद जो वहां पर ग़ज़ाई बहरान है, बहुत सारे और मसाइल हैं, आज़ादी हकूक़ निस्वां का मसाइल है, सब कुछ है। लेकिन उस सब के बावजूद हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे जो बुनियादी अंसर काम कर रहा है वो है रज़ा शाह पहलवी या ऐसी हुकूमत लाना जो इंतहाई आज़ाद ख्याल हो, और दूसरी बात ये कि वो इसराइल और अमेरिका की हमायती हो। मैं ये समझता हूँ कि खित्ते के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो इस सूरत हाल को किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं समझते। इसीलिए ईरान पर इसराइली हमले के वक्त सऊदी अरब, तुर्की और तमाम ममालिक ने ईरान का साथ दिया बशमूल पाकिस्तान, और यही सूरत हाल अब मुझे बनती नजर आ रही है। और अब जो चाइना पे और बाकी ममालिक पर जिस अंदाज में ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, मैं समझता हूँ कि अब चाइना के लिए बड़ा जरूरी हो गया है कि वो कोई जवाबी इकदाम जरूर करे। खाली बातचीत करने से शायद मेरा ख्याल है कि जो चाइना के इत्तेहादी हैं उनको मायूसी होगी। अब वेनेजुएला के अंदर भी बात हो रही थी कि चाइना कुछ करे, मानते हैं कि लातिन अमेरिका या जनूबी अमेरिका तक चाइना का उस तरह जियोग्राफिकली पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ईरान के मामले में जो है वो सिचुएशन दूसरी है। मैं ये समझता हूं कि ईरान की रिजीम जो है वो बहुत मुश्किल में जरूर है, लेकिन माजी की एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मुझे अभी भी लगता है कि वो इससे निकल आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान में दिन के वक्त हुकूमत के हामियों के मुजाहरे हो रहे हैं, यानी ईरानी हुकूमत के हामी जो हैं उनके भी हजारों लाखों की तादाद में मुजाहरे हो रहे हैं, जिनको दुनिया का जो मगरिब का मीडिया है वो उस अंदाज में कवरेज नहीं दे रहा। ठीक है कि हुकूमत मुखालिफ और हालात के हवाले से बहुत सारे हलाकतें भी हो गई हैं और बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है रिजीम चेंज फ्रॉम द आउटसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। अगर कोई भी बाहर अमेरिका या इसराइल से आकर सियासी हुकूमत के नाम पर इक़्तिदार पर कब्जा करेगा तो मेरा ख्याल है कि ईरान के लिए मुश्किल होगा, खित्ते के ममालिक के लिए भी, बशमूल पाकिस्तान, कोई भी मुल्क इसको कबूल नहीं करेगा। और चाइना जो है वो इस अंदाज में अमेरिकन हेजमनी या इसराइली बालादस्ती और ग्रेटर इसराइल को इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर, there is no doubt Iranis are very resilient nation, there is no doubt about it, और जाहिर है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो ये बताते हैं। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आप देखिए ना, अमेरिका ने जो वेनेजुएला के अंदर किया उस पे जो अक़वाम आलम की खामोशी है, उसके बाद आपको नहीं लगता कि हौसला बहुत मजबूत हुआ है? और फिर यहाँ से जो मानीखेज खामोशी है इस तरफ से अमरीकी मुखालिफ कैंप की तरफ से, वो भी वो हौसला बढ़ा रही है जो अल्टीमेटली नुकसानदेह साबित हो सकता है ईरान के लिए। और फिर इसमें इजाफा कर लीजिएगा जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं कर रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड जो है जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है।
जी बिल्कुल रेहान साहब देखें, जब अभी ईरान पर हमला हुआ तो मुस्लिम वर्ल्ड जिस अंदाज में इकट्ठी होकर ईरान के साथ खड़ी हुई, खुद अमेरिका, इसराइल, इंडिया और सबको बहुत हैरत हुई कि यार सऊदीया अरब और यूएई जैसे ममालिक जो सख्त कट्टर ईरान मुखालिफ हैं वो भी ईरान के साथ खड़े हो गए। इन 6 माह के अंदर सऊदी अरब के ऊपर बड़ा काम किया गया कि वो किसी हालत में भी मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो खुलकर ईरान की उस तरह हमायत ना करें। तो अभी तक ये उसमें कामयाब नजर आ रहे हैं। एक बार फिर इसराइल और अमेरिकी जो ग्रोह है या ग्रुप है कि वो डिवाइड एंड रूल के अंदर कामयाबी देखता हुआ समेटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल में जरा वेनेजुएला से बहुत ज्यादा फर्क है। मैं जानता हूं कि वेनेजुएला के ऊपर जिस अंदाज में रशिया और चाइना ने खामोशी इख्तियार की है, उसने अमेरिका को दोबारा से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यूनिपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर पावर की हैसियत दे दी है, यानी वाहिद ताकत बन गया है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वेनेजुएला का ईरान या ग्रीनलैंड जैसे खित्तों से मुकाबला या किया जा सकता है, क्योंकि वजह यह है कि वहां पर मुआवजा जो है वो यूरोप जो है वो पूरा ग्रीनलैंड को बचाने के लिए इकट्ठा है। आप यूरोपीय कमिश्नर का आज का बयान देख लें कि जिस दिन ग्रीनलैंड पर हमला हुआ, नेटो जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और यूरोप की तमाम ममालिक डेनमार्क का दिफा करेंगे। दूसरी जानिब यही मेरा ख्याल है कि सूरत हाल ईरान की भी होगी। अगर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो मैं समझता हूं कि ईरान जो है कोई बड़ा फैसला भी करेगा। ईरान का जो एटमी न्यूक्लियर तंसीबात हैं, कई जगह पर इतलात हैं कि ईरान किसी बड़े धमाके के करीब भी है। तो इसको इतना आसान नहीं लिया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद उल मशरिकी साहब। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई के केस में एनसीसीआई के अफसरान पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्जामात ने इस केस को एक संगीन करप्शन स्कैंडल में बदल दिया है। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल की तहकीकात के मुताबिक इस केस में अब तक एनसीसीआई लाहौर और रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले अफसरान से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम रिकवर की जा चुकी है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मामला महज इल्जामात तक महदूद नहीं बल्कि माली शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। अब तहकीकात में सामने आने वाली ताज़ा तफसीलात के मुताबिक मरकजी मुलजिम एनसीसीआई के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी की गई है, जो इस केस की संगीनी को मजीद वाज़ेह करती है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर्स जवार अहमद से 99 लाख 90 हज़ार रुपए, मोहम्मद उस्मान से 50 लाख 15 हज़ार और असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से 90 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा जफर से 36 लाख, सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान से 19 लाख 48 हज़ार तक की रिकवरी हुई है। अब अफसरान से लाखों रुपए बरामद होना इस बात की निशानदेही करता है कि मुबैना करप्शन का दायरा नहीं बल्कि यह जाहिर होता है कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत रिश्वत वसूल की जाती रही। मजमूई तौर पर 7 मुल्ज़िमान से 4 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी एक गैर मामूली पेशरफ्त है, जो तफ्तीशी इदारों के लिए भी एक कड़ा इम्तहान है। यह बात काबिल गौर है कि एनसीसीआई का बुनियादी मकसद साइबर क्राइम, गैर कानूनी कॉल सेंटर्स और डिजिटल फ्रॉड जैसे जराइम की रोकथाम है, मगर इसी इदारे के बाज़ एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि वो इन्हीं गैर कानूनी सरगर्मियों से माहाना करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करते रहे। इसी तरह रावलपिंडी में सामने आने वाला कॉल सेंटर स्कैंडल भी है, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए माहाना रिश्वत और मजबूरी तौर पर 30 करोड़ रुपए की अदायगी का दावा किया जा रहा है। अब करप्शन के वाक़यात ये तकाजा करते हैं कि इदारों में मौजूद काली भेड़ों का कड़ा एहतसाब किया जाए। यही वजह है कि अब ये केस किसी एक फ़र्द के हक या मुखालिफत का नहीं है, बल्कि एक इदारे में मुबैन इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और एहतसाब के फुकदान का मामला है। अगर तहकीकात वाकई मंतकी अंजाम तक पहुंची तो ये केस मुस्तकबिल में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर शफाफियत और इस्लाहात की बुनियाद बन सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बसंत फेस्टिवल 2026 की तैयारियों ने एक बार फिर लाहौर की सकाफती शनाख्त को मरकजी हैसियत दे दी है। 23 अहम शाहराहों और मकामात की खुसूसी सजावट, मुख्तलिफ थीम्स और शहर को दुल्हन की तरह आरास्ता करने का मनसूबा इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत इस त्यौहार को महज एक सरगर्मी नहीं बल्कि एक सकाफती ब्रांड के तौर पर पेश करना चाहती है। मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, एम आलम रोड, केनाल रोड और एयरपोर्ट रोड जैसे मकामात को बसंत के रंगों में बदलने का सिलसिला भी जारी है, जबकि बसंत के मौके पर पतंगबाजी के साथ मौसीकी की इजाज़त देना एक बड़ा फैसला है, क्योंकि माजी में यही पहलू तनाज़ात की वजह बनता रहा है। छतों पर पतंगबाजी के साथ म्यूजिक, डीजे और साउंड सिस्टम्स की आज़ादी शहरियों के लिए खुशी और तफरीह का बाइस बनेगी। ताहम इसके साथ शोर, नज़्म ज़ब्त और पड़ोसियों के हुकूक जैसे मामला भी जुड़े हुए हैं। हुकूमती सतह पर सकाफती तकरीबात, नामवर गुलकारों की शिरकत और बड़े स्टेजेस का इनेकाद जाहिर करता है कि बसंत को बाकायदा फेस्टिवल की शक्ल दी जा रही है, जो एक कंट्रोल्ड और मुनज़्ज़म माहौल में खुशी बनाने की कोशिश है। बसंत पंजाब की सदियों पुरानी सकाफत का हिस्सा रही है। मौसम बहार की आमद
जर्द रंग, पतंगों से भरा आसमान और इज्तिमाई खुशी इसी त्यौहार की रूह है। यही वजह है कि पाबंदी के बावजूद अवामी सतह पर बसंत की यादें कभी ख़त्म नहीं हो सकी। ताहम हकीकत ये भी है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में पतंगों की खतरनाक डोर, ख़ासतौर पर धाती और केमिकल वाली डोर, कई कीमती जानों की ज़िया का सबब बनी है। यही वो तल्ख हकीकत थी जिसने 2005 में लाहौर हाई कोर्ट को पतंगबाजी पर पाबंदी लगाने पर मजबूर किया। काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 के तहत बसंत की महदूद इजाज़त एक मुतवाज़न हिकमत अमली नज़र आती है। सिर्फ लाहौर की हदूद में सिर्फ 3 दिन और महफूज तरीक़ाकार के साथ बसंत मनाने का फैसला इस बात की अलामत है कि हुकूमत माजी की गलतियों से सीखने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या इस बार कानून पर मुकम्मल अमल रहेगा? क्या खतरनाक डोर, गैर कानूनी पतंगसाजी और बेकाबू हुजूम को वाकई कंट्रोल किया जा सकेगा? ये बसंत दरअसल हुकूमत और शहरियों के लिए भी एक इम्तहान है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात हुई इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।